वहाँ पे एक केरला की लड़की थी, उसको प्रश्न करना था। उसने एक कविता भी लिखी थी, कविता भी लिखती थी। अच्छा, क्योंकि केरला की अधिकतर लड़कियाँ या लड़के इंग्लिश नहीं बोलते थे, इंग्लिश वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती थी। अच्छा। जी हाँ, पीएम सर ने कहा कि तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि केरला की लड़की इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही है। यही बात उन्होंने कहा कि केरला की भी लड़की, आप केरला से आई हो, देश के प्रति उनका जो समर्पण है वो बहुत ज़्यादा है। रात के लगभग 12 बजे तक वो काम करते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे थे, तो सभी से पूछ रहे थे कि आपके स्टेट में इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो सभी ने अपनी अपनी बात की। तो वो यहाँ पर आए, मेरे पास दो सामने खड़े हुए और कंधे पर हाथ रखे, बोले कि तुम कहाँ से। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, परीक्षा विद्यार्थी जीवन का अहम हिस्सा है। इसके द्वारा हमें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को ही मापने का अच्छा अवसर मिल जाता है। ये परीक्षाएं ही हैं जिसके द्वारा हमें अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। शायद इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पिछले 8 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में इसका सफलतापूर्वक परिचालन हो रहा है। इसमें भाग लेने के लिए विद्यालय स्तर पर टेस्ट लिए जाते हैं और इसी टेस्ट को क्लियर करके बिहार का प्रतिनिधित्व किया और गया को गौरवान्वित किया हमारे आज के मेहमान ने। इनके एक प्रश्न ने प्रधानमंत्री जी को भी इनका मुरीद बना दिया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, गया की शान और बिहार के मान, विराज कुमार का। आपका स्वागत है विराज हमारे शो में। बहुत तो यहाँ पर आपके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि अपने बारे में आप संक्षेप में हमारे जनता को बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आज यहाँ पर बुलाने का काम किया। लोगों के बीच में मेरी जो सफलता है उस सफलता का संदेश देने के लिए मुझे अपने इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं परिचय से शुरुआत करना चाहता हूँ कि मेरा ही नाम विराज कुमार है और मैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें मैंने पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व किया। और मैंने न केवल बिहार का प्रतिनिधित्व किया बल्कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से बिहार की तारीफ भी कराने का काम किया, जो मेरा सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा मकसद था। मैंने ये ठाना था मैम कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं प्रधानमंत्री जी के मुख से बिहार की तारीफ भी करा करके ही वहाँ से लौटूंगा। जबरदस्त है। तो मतलब जैसे विराज, आपके परिवार में कौन कौन है और पापा क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं अपने बारे में बताऊं मैम, फैमिली के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटे से परिवेश में मैं जन्म लिया। साधारण परिवार में जन्म लिया। हमारे पिताजी मेहनत करके ही पहले के थे, मेहनत करके आज भी मेहनत करते हैं जिस भी लाइन में हूँ। जैसे तो वो एमआर है मेडिकल लाइन में, हमारे बड़े भैया हैं वो भी पिताजी के साथ ही करते हैं काम। और हमारे दादाजी इस शहर के जाने माने समाजवादी नेता हैं। हमारी दादी माता जी गृहिणी हैं घर की। और एक संयुक्त परिवार है जहाँ सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। एक आम फैमिली जिसको हम कहते हैं, यहाँ सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके बोलना चालना, एक साथ रहन सहन करना। बचपन से ही मेरे माताजी पिताजी ने, दादाजी दादी माँ ने एक अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार हमको, अपने बेटे को, एक पोते होने के नाते मुझे अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार सिखाते हैं। आज भी मुझे वो सिखाने का, आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। आज भी जब भी मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो सबसे ज़्यादा मुझे डांटते भी हैं और उसके विपक्ष मतलब उसके पक्ष में मुझे बताते भी हैं कि ये काम गलत कैसे है। तो बचपन से ही मैम अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार ये जीवन का सबसे बड़ा है। परिवार के जितने भी बड़े फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे माताजी पिताजी, वो एक बच्चे को अच्छा संस्कार व्यवहार देना उनका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुझे भी मिला है। तो
तो जैसे आप किस विद्यालय से, आपके विद्यालय का नाम क्या है और क्या स्ट्रीम, आप किस क्लास में हैं और क्या स्ट्रीम लिया है आपने, क्या और आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है? मेरा विद्यालय मैम इस शहर का सबसे प्राचीनतम विद्यालय है। अच्छा। जिसका नाम टी मॉडल इंटर विद्यालय है। ओके। और ये एक ऐसा विद्यालय है मैम जहाँ पर केवल पढ़ाई ही नहीं होती है। सरकारी विद्यालय है जरूर मैम, लेकिन यहाँ पर केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि बच्चों को आगे क्या करना है, उनका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में भी बताया जाता है वहाँ के जो शिक्षक हैं। और मैं वहाँ पर कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और अभी मैं 12 में गया हूँ। और बच्चों को एक अच्छा परिवेश मिले विद्यालय में, सबसे बड़ा मैम विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है कि जहाँ पे बच्चे जो उठ करके आते हैं, अधिकतर मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो जिनके माता पिता के पास पैसा कम है, वो लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और मैं समझता हूँ मैम कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है मैम, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा है रूल कि नियम सबसे बड़ा चीज़ है। और मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा चीज़ अपने विद्यालय में देखा है कि वहाँ पे कितनी भी कोई भी चीज़ हो, लेकिन नियम से समझौता नहीं किया जाता। मैं और विद्यालय की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर नियम और अनुशासन सबसे बेटर है। ये बहुत अच्छी बात है बता रही है कि अक्सर हमारे दिमाग में ना एक वो पिक्चर बनी हुई है कि सरकारी विद्यालय में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, कोई नियम कानून नहीं है। तो आप तो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं बात। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिली कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है ना। और बता दूं मैम कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने से पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता था। अच्छा। एक समय की बात है मैम, मेरे अधिकतर फ्रेंड्स सरकारी विद्यालय के ही हुआ करते हैं, आज भी। जब एक मेरा फ्रेंड है मैम, बहुत कहें कि जिगरी, बहुत करीबी मेरा दोस्त था, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो सरकारी विद्यालय में वो पढ़ता था। हम ही लोगों ने उसका एडमिशन कराया था पैसे दे करके भी। तो बार बार मैम वो हमसे कहता था कि विराज, तुम तो यार इतने बड़े हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, बस से जाते हो, अच्छा ड्रेस, अच्छा टाई, हर चीज़ बढ़िया, कि कॉपी किताब की कमी नहीं, पढ़ाई भी अच्छा होता है, फीस की भी कोई कमी नहीं। तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत दुखता था। मैं जब 8 क्लास में था तभी मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं अब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, प्राइवेट स्कूल से मुझे नाम कटवाना है और मैं जाऊंगा सरकारी विद्यालय में। इस बात से दादाजी भी निराश हुए, पापा भी निराश हुए, मम्मी भी निराश हुई। कारण पूछा, मैंने कारण बताना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो लोग सोचेंगे एक के चलते तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। हाँ, ये तो होता है, माँ बाप थोड़ा सोचेंगे। मुझे भी ये लगा कि कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, अच्छा विद्यालय में नहीं पढ़े, अच्छा स्कूल का ड्रेस ना पहने, अच्छी किताबें, बस से ना जाए। कौन पिता नहीं चाहेगा, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि और भी तो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। हाँ। वो भी तो चाहते हैं कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। उनके अंदर क्या उत्तेजना उत्पन्न होती होगी, ये अंदर सबसे ज़्यादा दुखता था। मैंने दादाजी को इस बात को बताया, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने फिर पापा से बात की। थोड़ा दादाजी डांटे भी पापा को कि नहीं, ये जब चाहता है सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई करने दो। ठीक है, दादाजी ने मतलब सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा। हाँ। और मैंने तुरंत सरकारी विद्यालय में नामांकन ले लिया। और वहाँ जाने के बाद मैंने तुरंत ही वहाँ पे एक मेरी ही सोच विचार, जैसा मेरा सोच है, जैसा मेरा विचार है, वहीं पे एक जहाँ मैं अभी पढ़ता हूँ वर्तमान में, उसके ठीक सामने 7, 8, 9 पढ़ाई होता है। मैंने उस विद्यालय में पढ़ाई की। वहाँ भी जितने भी सरकारी विद्यालय के जो नियम और कानून होते हैं, उस चीज़ को मैं बखूबी बहुत ही आत्मनिर्भरता के साथ निभाया। बच्चों को, जो हमारे भाई हैं मैम, उन लोगों को ये बताया कि शिक्षक केवल विद्यालय में पढ़ाते हैं और वहाँ से एक शिक्षक का केवल नियम नहीं है। अगर शिक्षक तुम्हें रोड पर भी मिले तो उनका पैर छूना ये हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्टूडेंट का। तो संस्कार के बारे में भी मैंने सभी बच्चों को जब हम लोग बैठते थे, कभी खाली समय मिलता था, तो मैं इस चीज़ को, जितने भी मेरे छात्र थे तो भाई थे, उन लोगों को मैं बैठाता था और बताता था कि नहीं,
ये चीज़ होना चाहिए, अगर ये चीज़ गलत हो रहा है तो तुम शांत भी मत बैठो, या तो तुम मुझे बताओ या फिर उस चीज़ के बारे में लेटर लिखो प्रधानाध्यापक महोदया को दो या महोदय को दो। तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने बखूबी इस चीज़ को निभाया। उसके बाद मैं उसके सामने वाले स्कूल में गया, टी मॉडल में, और मेरे ही सोच विचार के एक प्रिंसिपल सर थे। अच्छा। तो वो भी नियम और कानून के बहुत पक्के इंसान थे, बिल्कुल कड़क आवाज। और उनके ही रीजन में मैम कोई भी मैं देखता हूँ अधिकतर सरकारी विद्यालय में आज तक इस देश में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वह देश के लिए कुर्बानियाँ दी या देश की आज़ादी में जिन्होंने लड़ाई लड़ा, जो भी महापुरुष हुए उनकी जयंतियाँ या पुण्यतिथि विद्यालय में नहीं मनाई जाती थी। मेरा विद्यालय पहला विद्यालय है जहाँ पर मेरे और प्रिंसिपल सर के प्रयास से इस देश में कोई भी ऐसा महापुरुष, हम लोगों ने शुरुआत की उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने की, और हर एक बच्चे को उनके विचार थे, जो उन महापुरुषों की जो विचारधाराएं थी, उनका क्या उद्देश्य था, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ा, उनकी जो जीवनी थी, हर एक बच्चे को उस चीज को देख करके आना है और मंच पर खड़े होकर के उनके बारे में बोलना है। क्योंकि इसके पीछे इसके पीछे हमारे जो हेड सर थे, उनका उद्देश्य यही था ना कि बच्चे शांत नहीं रहने चाहिए, विद्यालय से घर, घर से विद्यालय, ये चीज नहीं होना चाहिए। विद्यालय का असली मतलब होता है जब तक बच्चे उस चीज को बेहतर तरीके से सीखेंगे नहीं, अपने देश के उन महापुरुषों को जानेंगे नहीं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, यानी जितने भी महापुरुष, उनके बारे में अगर जानेंगे नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और बोलेंगे नहीं तब फिर अपने हक और अधिकार की आवाज कैसे उठाएंगे। तो ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी मैम कि हमारे हेड सर के विचार मेरे से मिलते हैं, जुलते हैं। हमने उस कार्यक्रम को शुरू किया। हमारे विद्यालय में टीचर डे होता था और चिल्ड्रन डे भी होता था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। हमारे प्रिंसिपल सर के प्रयास से वो भी चीज बड़े पैमाने पर हुआ। अच्छा। इस शहर के जितने भी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सभी लोग हमारे विद्यालय में चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाता था और बच्चों को ये बताया जाता था मैम कि देखो किस तरीके से सम्मान करना है तुम, यानी कि एक अच्छा बेहतर वातावरण विद्यालय में जैसा मिलना चाहिए वो चीज दिया गया, सबको मिला और आज भी मिलता है। और विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण है मैम कि आज भी वो व्यवस्था कायम है। प्रिंसिपल सर रिटायर जरूर हो चुके हैं, लेकिन मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। अगर कुछ भी गलत होता है मैम तो मैं आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता। अगर गलत हो रहा है विरोध करना जरूरी, हाँ, विरोध जरूरी है, तब तो लोगों तक बात पहुंचेगी। तो जैसे ये परीक्षा पे चर्चा नामक जो कार्यक्रम है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बारे में मैं सुना जरूर था। इससे पहले, इस कार्यक्रम में जाने से पहले मैं प्रयास भी करता था अपने विद्यालय की ओर से, अगर मैं नहीं गया तो कोई और जाए उस जगह पर। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैं घर पर ही था उस दिन मैं विद्यालय नहीं जा पाया था किसी कारणवश। एकाएक मुझे फ़ोन आया अपने विद्यालय से, हमारे जो सर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राज जिला स्कूल में एक कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, तो वहाँ पर आपको जाना है और इससे आप क्या समझते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में बढ़िया से बताया तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं जब वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद हम और मेरा एक और दोस्त था, उन दोनों का विद्यालय में सिलेक्शन हुआ और भी कई एक विद्यालय के बच्चे वहाँ पर आए थे। वहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को बखूबी रखा, सभी लोगों ने बेहतर तरीके से रखा, लेकिन वहाँ पर एक विषय था। विषय दिया गया था रील वर्सेस रियल लाइफ, इस पर आपको बोलना है। ओके। तो सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा, तो मैंने भी अपनी बातों को रखा मैम कि रील और रियल लाइफ के बारे में क्या अंतर है। जिस तरीके से विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो उस बारे में भी हम लोगों को बताना था। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को बखूबी निभाया। उसके एक दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है मैम कि आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपको चयनित कर लिया? जी मैम, जिला स्कूल से वहाँ पर चयन हो गया है, वो राज्य स्तर पर था। अच्छा, ये राज्य स्तर पर था, मतलब यही प्रक्रिया थी? जी मैम। तो यशराज स्टूडियो में दीपिका पादुकोण के साथ जो आपका जो ये शॉर्ट फिल्म जो शूट हुआ था, वो कैसे, मतलब कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था, वो उसके बारे में या उसके क्या हुआ था उसमें, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जब स्टेट लेवल पर मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैम मुझे सूचना आती है कि आपको इस तारीख को मुंबई के लिए रवाना होना है।
और बिहार सरकार को ये जिम्मेदारी मिली थी और बिहार सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी एनसीईआरटी विभाग को मिली थी। अच्छा। तो फ्लाइट से जाना था मैम, पहला ट्रिप था मैम। तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे परिवार के भी जितने थे, हमारे दादाजी पापा लोग थोड़े डर गए थे कि ये अकेला जा रहा है, कभी गया नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर दादाजी को मैंने समझाया कि जीवन में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ही। तो अब बिहार सरकार सब चीज़ देख रही है। तो फिर कुछ ही देर के बाद जो एनसीईआरटी विभाग के एमडी सर हैं अभय झा सर, उनको ही जिम्मेदारी मिली थी बिहार सरकार की तरफ से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राज आपको इस तारीख को जाना है, आप पटना आइए, हमारे ऑफिस में आपको आना है, मुलाकात करके ही आपको पटना एयरपोर्ट से आपको मुंबई जाना है। उसके एक दिन के बाद मैं पटना गया, उनसे मुलाकात की सर से। उन्होंने मुझे जाना, मुलाकात करने के बाद कैसे किस तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे वहाँ पर, कैसे क्या होगा। और उन्होंने नोटिस दिया था कि आपको यहाँ पर ये रिसीव करने के लिए आएंगे, आप इनको कॉल करेंगे, ये सब चीज़ें थी। और जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर जब गया मैं, तो एक दिन तो हम लोगों को रेस्ट दिया गया। रेस्ट करने के बाद सुबह में हम लोगों को यशराज स्टूडियो ले गए। मेरा सिलेक्शन हुआ था। अलग अलग स्टेट्स के लगभग सभी बच्चे आए थे और एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी दीपिका पादुकोण के साथ। वहाँ लगभग 4 से 5 दिन हम लोगों को रहना था। ये शॉर्ट फिल्म का क्या पर्पस था? मैम, ये जो परीक्षा पे चर्चा हर वर्ष तो होता ही है, लेकिन इस बार पीएम सर ने इस चीज को एक नए अंदाज में करना चाहिए। उन्होंने अपने हैंडल पर दिया है कि इस बार जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा नए अंदाज में। इसमें स्पोर्ट्स से फिल्म, बॉलीवुड हॉलीवुड से जितने भी जो फिल्म स्टार हैं या जिन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा किया है वो लोग आएंगे। उनकी सफलता का क्या राज है, वो भी तो परीक्षा को झेले होंगे, उन्होंने भी तो परीक्षा दी होगी। वो लोग अपनी बातों को, जब सफलता के सीमा पर वो लोग चले गए हैं, तो वो लोग अपनी बातों को रखेंगे और बच्चों को उस चीज़ के बारे में हतोत्साहित करेंगे, बताएंगे। तो इस चीज़ के लिए भी दीपिका पादुकोण जी के साथ मेंटल हेल्थ पर एक शॉर्ट फिल्म था। तो वहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट का रोल ही मिला था और वहाँ पर उस चीज़ को करने के बाद, शॉर्ट फिल्म में करने के बाद, हम लोग दीपिका पादुकोण मैम को ये बताना था, वो क्योंकि मेंटल हेल्थ से गुजर चुकी थी। उनके समय में एक ऐसा भी दिन आया था मैम कि बिल्कुल वो डिप्रेशन में। हाँ, उन्होंने ये बात स्टेटमेंट दिया भी है कई बार। उन्होंने वो डिप्रेशन में चली गई थी और ऐसा था कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। और जब ऐसी जगह पर गई, मतलब अपने मन को बहलाने के लिए कुछ बहुत सालों मतलब महीनों तक वो फिल्म से भी दूर रही, अपने घर परिवार में ही सबसे ज़्यादा समय देने लगी। तो वहाँ से जब वो वापस लौटी तो फिर से फिल्म करियर में उन्होंने एंट्री ली। तो उन्होंने बताया कि मैंने किस तरीके से मेंटल हेल्थ से अपने आप को आगे निकाला, उभारा। तो बच्चे ऐसे होते हैं मैम कि परीक्षा जब आती है तो बहुत सारे बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है, माता पिता का, टीचर्स का, कि आपको इतना नंबर लाना ही लाना, नहीं लाइएगा फिर या तो पापा नाराज हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स नाराज हो जाएंगे, या तो सवालों का पिटारा ही खुलेगा कि आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की, ये नहीं की। तो ये सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा मानसिक दबाव पड़ता है। तो मैम ने इस चीज को बारे में एक संदेश देने का काम किया कि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालें। कौन बच्चा नहीं चाहता कि वो फर्स्ट नहीं है? सही बात है। कोई जानबूझ के तो सेकंड नहीं आना चाहता, कोई लास्ट नहीं। मैं देखता हूँ मैम कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा भी जो सबसे ज्यादा विद्यालय में टॉपर रहा है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है मैम कि जो फर्स्ट आने वाला भी सेकंड। हाँ। तो दीपिका मैम ने सिर्फ लोगों को यही संदेश दिया, अपने पेरेंट्स को यही संदेश दिया कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए। बच्चों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा प्रेशर डालिए, वैसा प्रेशर डालिए जो एक माता पिता को बेटे के साथ व्यवहार करना चाहिए बच्चों का। मतलब उनको ये शो कीजिए कि आप मेहनत कीजिए और फल की चिंता ना कीजिए। मतलब आजकल जनरल पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो जो मतलब रिजल्ट का ही वेट करते हैं। आप कम से कम उसकी मेहनत तो देखो, मेहनत तो कर रहा है बच्चा। फर्स्ट सेकंड तो किसी के हाथ में नहीं है, कोई एक नंबर से आगे हो जाता है, कोई एक नंबर से पीछे हो जाता है। लेकिन ये है कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, तो वो नहीं करना है, जिसके कारण आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड्स भी होने लगे हैं।
तो एक चीज़ मेरे को पूछना, जैसे जैसे आपको तो फ़ोन आया कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है करके, तो आप गए वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जनरल जो जैसे हर बच्चों को तो सबको तो नहीं, पहले आप भी कह रहे हैं आपको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, या आप टीवी पे ही देखते थे। तो जनरल जैसे कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो उसको कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया है उसकी, क्या प्रोसेस है? पेपर में निकलता है उसके बारे में, या कहीं सोशल मीडिया पे उसमें बताया जाता है, क्या होता है? ऐसा मैम कि ये प्राइवेट स्कूल्स में भी आते हैं और सरकारी विद्यालय में भी आते हैं। तो पीएम सर का उद्देश्य रहता है कि सभी बच्चों को अलग अलग टाइम में बुलाया जाए। यानी कि पहले अगर इस साल हमने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाया तो अगले साल सरकारी विद्यालय के बच्चों को बुलाया। तो ये केवल गया में ही ये प्रक्रिया नहीं आई थी, पूरे बिहार में ये प्रक्रिया आई थी। मतलब सब जगह मैसेज में भी है, सभी स्कूल से मैसेजेस जाते हैं बिहार बोर्ड। तो कई बार बच्चे ध्यान भी शायद नहीं देते हैं। ध्यान का मतलब जब तक बच्चे उस चीज के बारे में खुद अग्रसरित नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे उस चीज के बारे में, तो टीचर्स भी क्या करेंगे? सही बात। उस चीज के बारे में बच्चों को खुद को आगे लाना होगा। मैं अगर उस स्थान पर गया मैं, तो सबसे बड़ी भूमिका मेरे विद्यालय की रही, क्योंकि मैंने भी विद्यालय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अभी भी निभाता रहता हूँ। तो विद्यालय की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा मुझे यही। और जहाँ तक रही ये प्रक्रिया की बात मैम, तो ये प्रक्रिया हर साल आती है। सिर्फ जरूरत है उस चीज के ऊपर ध्यान देने की। लगे रहिए विद्यालय में, हर विद्यालय के हर एक कार्यक्रम भागीदारी को निभाइए। जब टीचर्स आपको पहचानेंगे तो वो अपने आपको उस काबिल जानने लगेंगे, तो खुद ब खुद आपको उस चीज के लिए वो चयनित करेंगे। सबसे बड़ी प्रक्रिया यही है। अगर आप विद्यालय से चयनित हो गए तो समझिए कि आप उस स्थान पर चले। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है उसमें, आप कितने ज्यादा एक्टिव वो है। तो जैसे आप इस पे गए थे तो आप बिहार से अकेले छात्र थे या आपके साथ और भी कोई थे इसमें? सिलेक्शन तो 2 लोगों का हुआ था। हाँ। लेकिन किसी कारणवश उसके एक का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैं ही एक अकेला बिहार के प्रतिनिधि थे। जी, मैं अकेला बिहार का प्रतिनिधित्व किया और पीएम सर के पास अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिला, उनसे प्रश्न करने का मौका मिला। तो जैसे आपके जब आप अकेले गए तो आपने बताया कि एनसीईआरटी के थ्रू थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ, तो कोई एक टीम भी गई थी बिहार की तरफ से या आपको अकेले ही वहाँ भेज दिया गया? ठीक है, आपने बताया कि फ्लाइट से भेजा गया आप लोगों को, तो आपके साथ आज गार्जियन भी कोई गए थे? नहीं, हमारे विद्यालय के तरफ से ही एक शिक्षक को जाना था जिसको स्कॉट की तरफ से हमारे विद्यालय के एक शिक्षक को चयनित किया गया और उन्हीं को मेरे साथ जाना था और गए भी। मुंबई भी गए और मेरे साथ दिल्ली भी गए। तो और वहाँ पे रुकने का प्रबंध कैसे था? ये वो तो जिस तरीके से यहाँ एनसीईआरटी विभाग है बिहार सरकार का, दिल्ली में केंद्र सरकार का एनसीईआरटी विभाग। अच्छा। वहीं पे एक अपार्टमेंट है एनसीईआरटी का, उसी अपार्टमेंट में सभी बच्चों को, स्टेट्स के बच्चों को रूम मिला, वहीं पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब वहीं पे मिल रही है। तो जैसे आपका जब चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? मतलब एक्साइटमेंट थी या जस्ट मतलब कुछ तो रहा होगा, कैसा था? मैंने पहले ही बताया कि एक साधारण परिवेश में जन्म लिया। आज तक टीवी पर पीएम सर को देखता था और उनकी बातों को सुनता था, लेकिन एकाएक जब पता चले किसी को कि आपका सिलेक्शन हो गया, पीएम सर के पास अपनी बातों को रखना है, तो वो फीलिंग जो मिलती है मैम, मतलब उत्सुक हो चुका था। अंदर से लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है मेरी कामयाबी का। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, आपको लगा कब मैं जाऊं? हमारी फैमिली मेंबर्स में तो सबसे ज्यादा उत्सुकता है। हमारे फैमिली में किसी को भी आज तक जाने का उस स्थान पर मौका नहीं मिला। जी। आपके फैमिली जनरल कितने लोगों को नहीं होगा, करोड़ों की जनसंख्या में कितने लोग जा पाते हैं वहाँ? तो आप बहुत ही लकी है, बहुत ही, मतलब ये बहुत बड़ी सफलता है एक्चुअली। तो जैसे ये कार्यक्रम जो था, ये कितने दिनों का था और कितने दिनों पहले आपको पहुँचना पड़ा, वो क्या था सिस्टम वहाँ का? पीएम सर के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँगा तो 25 तारीख को मैं दिल्ली पहुँच चुका था और वहाँ पर स्क्रीनिंग था। 25 फरवरी? जी नहीं, 25 जनवरी। 25 जनवरी जी, 25 जनवरी के दिन हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ पर हम रिसीव करने के लिए ऑफिसर्स आए थे और वहाँ से
एनसीईआरटी अपार्टमेंट हम लोगों को ले गए। रात में हम लोगों को रेस्ट हम लोगों को करने का मौका मिला। उसके बाद 26 जनवरी था, वहाँ पर हम लोगों को VIP पास से ले जाएगा, परेड दिखाने के लिए हम लोगों को ले जाएगा। और वहाँ से आने के बाद ही तुरंत वहाँ पे भी सिलेक्शन होना था। अच्छा, वहाँ भी सिलेक्शन होना था, मतलब एक कंपटीशन था कि आप कौन बेहतर प्रश्न कर सकता है PM सर से। अच्छा जी। तो अलग अलग स्टेट्स के सभी बच्चे आए थे, उन लोगों के साथ कंपटीशन था। अलग अलग बैठाए गए थे, सभी ऑफिसर्स थे और सभी बच्चे से पूछ रहे थे कि आपको किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा है, आप क्या आगे करना चाहते हो। PM सर से अगर मौका मिला तो आप क्या पूछना चाहोगे। मैंने PM सर से जब ऑफिसर्स के सामने मैंने बात की तो एकाएक ऑफिसर्स ने कहा कि आप तो पहले, मतलब उनको ऐसा लगा मेरे व्यवहार से या मेरे उन प्रश्नों से वो प्रभावित हुए, तुरंत उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर जी मैम। बोले कि आप ही प्रश्न करना। हाँ। आप वहाँ पर जाना और PM सर से आप प्रश्न जो मेरे सामने बता रहे हैं ये प्रश्न आप नहीं कीजिएगा, लेकिन वो प्रश्न भी मैंने अपने आप से ही बनाया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि विराज आप खुद से एक प्रश्न बनाइए, आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मन लगता है। मैंने बोला कि सर मुझे तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, PM सर भी वो है पॉलिटिकल में, तो आप भी उनसे कर सकते हैं प्रश्न। मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि आप जब प्रश्न तैयार करना तो मुझे भेजना। मैंने बोला सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं प्रश्न करूंगा जरूर, लेकिन मेरा यही है सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं से PM सर से ही करूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी हो जाती हैं दिक्कतें। हाँ। अगर मैंने आपके सामने इस बात को रखा तो आजकल चलता है पेस्ट और कॉपी का, तो वो चीज था। तो सर ने बोला कि ठीक है आप करना डायरेक्ट, लेकिन हाँ विराज प्रश्न आप करना जरूर, लेकिन थोड़ा सीमा में रखा। बोला सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं PM सर से ऐसा ही प्रश्न करूंगा, मैं ऐसा प्रश्न करूंगा कि सर मेरे बिहार का तारीफ आना चाहिए उनके मुंह से, मैं ऐसा ही प्रश्न करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करना। और सभी बच्चे वहाँ पर गए। 27 तारीख का वह दिन जब PM सर से हम लोगों को मिलने का मौका मिला। अच्छा, मौका मिला आपको 27 को ही? जी मैम। उसमें क्या प्रक्रिया थी, मतलब स्ट्रेट आपको अंदर ले गए या काफी सिक्योरिटी टाइट हो रही होगी ना? लगभग 4:30 बजे सुबह में हम लोगों को बस में बैठाए गए और वहाँ से हम लोगों को ले जाएंगे। और सभी सिक्योरिटी के लिए लगभग 1 घंटा समय लगा हम लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। प्रॉपर, ऑब्वियसली आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तो। और हम लोगों को जब अंदर एंट्री हुई हम लोगों की, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी थे, सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। और बिहार से मैं अकेला प्रतिनिधित्व कर रहा था तो वो लोग भी चौंक गए थे। मनी मंत्री जी खुश भी हो रहे होंगे वो लोग। तो शिक्षा मंत्री जी थोड़ा बिहार से उनका लगाव रहा है, जयंत चौधरी जी का भी बिहार से लगाव रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाशियां दी कि आप बड़े सौभाग्य की बात है आपके लिए, भाई हम लोग तो मंत्री हैं तो हम लोगों को कभी कभी मौका मिलता है PM से मिलने का, आप लोग सिलेक्ट होके आए हैं। बोला सर आप लोगों की ये कार्य योजना है, इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर सरकार ये नियम नहीं बनाती कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम नहीं हो तो उनको ये नसीब भी नहीं होता मिलने का। तो सबसे बड़े आप लोग हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोगों को, हाँ, जिसका भी ब्रेन चाइल्ड होगा बहुत अच्छा है ये। तो वहाँ पर जब बहुत, मतलब जितने भी बच्चे थे सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी, क्या बोलेंगे PM सर से, कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी मतलब अपने बोल ही नहीं पाएंगे कुछ, मतलब सामने था, कभी कभी दिमाग से निकल तो वहाँ पर सभी बच्चे ऐसे ही थे। तो वहाँ पे पेपर पेन नहीं मिला था कि क्वेश्चन पेपर में लिख ले? नहीं, वहाँ पर रिटर्न नहीं था। और मतलब जब भी जो आपको करना है, लेकिन सीमा में सभी बच्चों को। तो वहाँ पर जब मैं गया सभी बच्चे बहुत एक्साइटमेंट थे। कभी कभी मजाक में मैं बोलता था PM सर आए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मजाक में बोलता था कि PM सर आ गए। सभी मतलब एक तरह अचंभित हो जाते थे कि PM सर आ जाएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, PM सर हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हाँ, देश के प्रधानमंत्री थे तो हर कोई डरा हुआ होगा। अंदर बहुत डर था मैम, लेकिन
पीएम सर जब हम लोगों के बीच में आए तो बिहार का एक सुप्रसिद्ध लड्डू है तिल का लड्डू, हाँ। वो अपने घर से ही लेकर के आए थे। तिल का लड्डू, हम लोग उसको तिलवा कहते हैं। जी मैम। तो वो वितरित अपने हाथ से उन सबको वितरित कर रहे थे। अच्छा, तो गुड़ में था? हाँ जी मैम। बिहार का जैसा स्वाद होता है बिल्कुल वैसा था। तो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे थे, तो सभी से पूछ रहे थे कि आपके स्टेट में इस चीज को क्या कहते हैं। तो सभी ने अपनी अपनी बातों को कहा। तो वहाँ यहाँ पर आए, मेरे पास दम ठीक सामने खड़े हुए और कंधे पर हाथ रखे, बोले कि तुम कहाँ से आए। मैंने परिचय से शुरुआत किया कि मैं विराज कुमार हूँ सर, और मैं अकेला बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ आपके इस कार्यक्रम में। अच्छा, तो अपने हाथों से उन्होंने तिल का लड्डू दिया मुझे। उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? हम जब उन्होंने कंधे पर मेरे हाथ रखा तो मेरे अंदर की जितनी भी डर थी वो सभी खत्म हो गई। तो साथ में ही हम लोग बैठे वहाँ पर, पीएम सर अपनी एडवाइस दे रहे थे कि आपको पोषण कैसे करना है, खाने का, पानी कैसे पीना चाहिए। जो एडवाइस थी, अच्छी सलाहें थी बच्चों को जो देनी चाहिए, वो चीज़ उन्होंने दी बखूबी तरीके से। उसके बाद हम लोगों को उस साइड हम लोगों का था फिक्स कि यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न करना है। दूसरे नंबर पे मेरा प्रश्न करने का मौका था। पहले नंबर पे एक केरला की लड़की थी, उसको प्रश्न करना था। उसने एक कविता भी की, कविता भी लिखती थी। अच्छा। क्योंकि केरला की अधिकतर लड़कियां या लड़के इंग्लिश ही बोलते थे, इंग्लिश वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती थी। अच्छा जी मैम। तो पीएम सर ने कहा कि तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि केरला की लड़की इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही है। यही बात उन्होंने कहा कि केरला की लड़की, आप केरला से आई हो, केरला की हो और आप इंग्लिश नहीं बोल रही, इतनी शुद्ध हिंदी। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं कविता भी लिखती हूँ। तो उसने, तो पीएम सर ने कहा क्या सुनाओ कविता भाई, हमने सुनाई कविता है। उसने सुनाया। दूसरे नंबर पर मुझे प्रश्न करने का मौका मिला और मेरा प्रश्न पॉलिटिक्स से था, और उस प्रश्न को मैंने रात में सोते सोते बनाया था। तो लेकिन ये प्रश्न क्या किया था जो मतलब उन्होंने, मतलब आपकी लिटरली वो मुरीद हो गए, मोदी जी आपके मुरीद हो गए? मैंने प्रश्न यही किया था मैम कि माननीय पीएम सर, आप काफ़ी लंबे समय से लीडरशिप के पद पर रहे हैं सर, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं सर। हम आपसे लीडरशिप के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, वह 2-3 बातें जो हम बच्चों के लिए महत्वपूर्ण। तो उन्होंने मेरे पास आए और कंधे पर हाथ रखे और उन्होंने कहा कि विराज, बिहार का लड़का आए और राजनीति से संबंधित प्रश्न करे, ये हो ही नहीं सकता है। तो वो भी हंस पड़े। मेरा यही उद्देश्य था कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं पीएम सर के मुख से बिहार की तारीफ करा करके ही वापस लौटूं, और ऐसा प्रश्न करूंगा कि वो बिहार की तारीफ करने के लिए भी वो करेंगे ही करेंगे। और उस प्रश्न को मैंने रात में सोते सोते ही बनाया था और मैंने सुबह में पीएम सर के पास। तो जब जैसे वो आए तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पोषण के बारे में बताया, तो थोड़ा और डिटेल में बताइएगा कि वहाँ और क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्होंने मतलब बच्चों को जो संबोधित किया, तो कैसे और क्या किया और क्या क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। सभी बच्चे प्रश्न कर चुके थे तो हम लोगों को फिर वापस एक झरने के पास ले जाएंगे। अच्छा। मैंने उस चीज़ से बहुत चीज़ सीखी है ना उस जगह से। एक मेडिटेशन का जगह था जहाँ पीएम सर ने, वो क्योंकि व्यायाम भी बहुत करते हैं पीएम सर, वो व्यायाम को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं। और हम लोगों को वहाँ पर वो उन्होंने बैठाया, ठंड का समय था, धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने वही जगह अच्छी समझी, वहाँ पर उन्होंने बैठाया, खुद भी बैठे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर मेडिटेशन, आपको आँख बंद करना है और गहरी सांस लेनी है और कान को सबसे ज़्यादा, आपको ध्यान नहीं देना है, कान को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जितने भी चहचहाट आ रही है चिड़िया की, झरने की जो आवाज़ आ रही है, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, वो चीज़ आप बताइए। तो कुछ बच्चों ने कहा, मैंने भी कहा कि सर बहुत सारे यहाँ पे पंछी हैं, मतलब वो एक तरीके से गार्डन था, सुंदर नर्सरी उसका नाम है। तो वहाँ पर एक अलग तरह का मतलब ध्यान करने से कितनी फायदे होती है वो मुझे उस दिन पता चला। ओके। और सभी बच्चों को ये पता चला कि ये ध्यान करने से सबसे ज्यादा क्या फायदा होता है। पीएम सर ने खुद बताया, जरूरी है। पीएम सर ने खुद बताया मैम कि मैं अपने सुबह में जॉगिंग करूं या ना करूं, लेकिन ध्यान जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मेरा दिन अधूरा जाता है। फिर वो बैठे, हम लोगों के पास कुछ और बच्चे थे, उनको भी प्रश्न करना था, खुद जमीन पर बैठे हम लोगों के साथ
और वहीं पर सभी बच्चे प्रश्न कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को प्लांटेशन करना था, प्लांट्स लगाना था। प्लांटेशन के बारे में पीएम सर ने बताया कि हर एक आदमी को जो परिवेश में रहते हैं, खास करके भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो बच्चे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक को, बुजुर्ग तक को एक ना एक पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो जिस जीवन को हम बहुत ही सरलता के साथ जी रहे हैं वो जीवन फिर नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से आज पेड़ की कटाई हो रही है वो चीज बहुत ही गलत है और हमारी सरकार इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंधित भी कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी बहुत सी, जैसे कागज हो गई, ये भी लकड़ी की है, लकड़ी से बनी। तो अगर कुछ ऐसी भी जरूरतें हैं जो लकड़ी के बिना नहीं हो पाती, लेकिन हमारी सरकार इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे रही है। फॉरेस्टेशन पे लेकिन पेड़ लगाना तो आपके लेकिन यहाँ पर आप लोग आए, आप लोग इस नए जमाने, इस नए युग के हैं। हमने जिस समय को नहीं देखा है मैम, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। उसके बाद इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। उसी तरीके से पीएम सर ने भी इस मुहिम को सबसे आगे चलाया है। उन्होंने जो इस बात को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उन्होंने भी इस बात को बताया वहाँ पे कि हमारी सरकार सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान दे रही है। विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत को देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जिस जमाने को आप लोग जी रहे हैं, आपने बहुत सी चीजों को देखा है। लॉकडाउन भी आप लोगों ने देखा है कि कैसे जीवन से जूझना है। हाँ। आपने जिस चीज को देखा है, हमने उस चीज को नहीं देखा है। ये चीज इतिहास के पन्नों में जुड़ चुका है। तो आप लोग इस चीज से सीखते रहिए और जीवन में कभी भी सीखना मत भूलिए। सीखना बहुत बड़ी चीज है, और चाहे एक आप छोटे से 10 साल के बच्चे से भी सीख रहे हैं तो वो भी बहुत चीज सीखने को देता है। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है जीवन में, और प्लांटेशन में जीवन का सबसे बड़ा चीज है। इसलिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है, आप लोग करते रहिए। प्लांटेशन किया हम लोगों ने। तो जैसे इस दौरान जब आप वहाँ पे थे तो आपको ये अपने पेरेंट्स से या फैमिली से कांटेक्ट करने अलाउड था या नहीं था? ऐसे तो बहुत कम ही था मैम फैमिली से, लेकिन फिर भी रात में हम लोगों को वहाँ पर बात करने का मौका, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोगों को मोबाइल अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि हम लोगों का खुद का एक बेल्ट भी था, वो भी अलाउ नहीं था, वो भी पीएम सर की तरफ से मिला था हम लोगों को। अच्छा। क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि देश के सबसे बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उस चीज को बहुत देखना जरूरी है। तो जब ये सब हो गया तो ये लगभग कितना दिनों का बताया आपने कार्यक्रम? 1 हफ्ता ना? ये लगभग 1 सप्ताह का कार्यक्रम था। तो फिर उसके बाद फिर आप लोग वापस आ गए? जी। तो फिर जैसे आपका स्वागत कैसे हुआ और परिवार वालों का, माता पिता का कैसा रिएक्शन था? ये जब ये कार्यक्रम हो रहा था उस समय दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, क्योंकि जनवरी का समय था, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था और चुनाव में आचार संहिता लागू होता है। अच्छा। तो ये पीएम सर ने गुप्त तरीके से इस चीज को किया था। अच्छा। और वहाँ पे भी हम लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि आप जब भी अपने घर पर जाइएगा तो अभी इस चीज को गुप्त रखिएगा। जब हम लोग इस चीज का कर देंगे, जब इस चीज को लागू कर देंगे, जब यूट्यूब पर ये चीज आ जाएगा, तब आप लोग खुद ब खुद आप लोगों के। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल किसी को ये बात पता नहीं थी कि आप लोग वहाँ गए हैं, वहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है? फैमिली के अलावा किसी को नहीं? सरकार और फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं। ओह, ये बिल्कुल। तो जब वहाँ पे उन्होंने डाला उसके बाद फिर लोगों को पता चला? 10 तारीख को इसका प्रसारण हुआ लाइव जी। और सभी लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये लाइव ही कार्यक्रम चलता है, लेकिन ये पहले से ही फिक्स होता है, क्योंकि पीएम सर को बहुत से काम होते हैं, बहुत सारे काम, क्योंकि वो मैंने उनको जहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत सारे काम है, तो उस हिसाब से प्लान करके ही वो करेंगे। जहाँ तक मैंने उनको देखा है ना, कम ही समय में देखा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, देश के प्रति उनका जो समर्पण है मैम बहुत ज्यादा है। रात के लगभग 12 बजे तक वो काम करते हैं देश के लिए। अच्छा। और फिर भी उनका मन नहीं भरता है तो 2 से 3 बज जाता है
काम करते करते और फिर सुबह उठ जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा वो सोते हैं मैम। उसके बाद काफी लोगों से सुना है हमने कि मतलब बहुत ही कम सोते हैं, बहुत देर रात तक काम करते हैं और सुबह बिल्कुल सुबह उतर के ही उठ जाते हैं। और सुबह में उनका नियम है कि वो सुबह जब भी उठेंगे बिना व्यायाम और बिना जॉगिंग के वो किसी काम को करते नहीं। सबसे बड़ा चीज है। एक चीज जैसे आपने अभी लॉकडाउन के बारे में कहा, ये मैं कहना चाहूंगी, लॉकडाउन हमने सबने फेस किया, लेकिन आप बच्चे हैं, मतलब आप एक, लेकिन जैसे हम लोग एज पेरेंट्स देख रहे हैं, या मेरे हस्बैंड का भी हॉस्पिटल, तो अक्सर मतलब ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आप पता नहीं आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं या आपने इस चीज़ को अवॉइड किया है। मतलब बच्चों को ऐसी मोबाइल की लत लगी है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है, और जिसके कारण उनके आँख पे भी प्रेशर आ रहा है, लोगों का नंबर बहुत बढ़ रहा है। तो आपको वो लत है या नहीं? आपको नहीं है? अब ये बताइए मैम, सच बताइएगा मैम। जहाँ तक मेरा सवाल होता है, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस चीज़ के बिना कोई काम नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ मैम। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे आजकल बुक से ज़्यादा, जैसे हमारा ज़माना था सिर्फ किताबें हम खोलते थे, तो लेकिन आजकल के बच्चे, उनको कुछ भी पूछो तो वो गूगल ही करते हैं। मतलब कौन जाके किताब खोलेगा और ढूंढेगा? तो क्या आप भी यही करते हैं? मैम ऑनलाइन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास मैं भी करता हूँ। हाँ। जरूरत पड़ती है तो कोई चीज बुक में भी नहीं मिलती है तो मैं मोबाइल में तो फिर जरूरत पड़ती नहीं, जब जरूरत पड़े तो देखना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मैंने देखा है उस चीज को, पीएम सर भी, मैंने इस बात को पीएम सर के पास रखा था कि सर ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस जमाने में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। नहीं सर, मैंने बोला था सर क्या आप भी मोबाइल चलाते हैं सर? अच्छा, ये सर ने हंसते, ये रिकॉर्डिंग नहीं था, ये मैंने पर्सनली से पूछा था जब कैमरा सब बंद था। मैंने पीएम सर से ये बातें की थी, पीएम सर ने हंसते हुए जवाब दिया था। तो पीएम सर ने कहा कि विराज आपने तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि देखो विराज, मैंने टेक्नोलॉजी के अपने तो देखा ही है, उस जमाने को लाना तो चाहता हूँ मैं, और वो आ भी है भारत में, लेकिन मैं फ़ोन का बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, और जो अक्सर प्लेयर्स वगैरह भी होते हैं, ये वो यही कहते हैं कि जितना हो सके आप मोबाइल से दूर रहें। लेकिन आइए आप अपने ज़रिए अगर हो सके तो ये आज के बच्चों को अगर हो सके तो ये संदेश ज़रूर दीजिएगा। जी मैम, मोबाइल का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो। और मैं वहाँ से लौटने के बाद भी खुद भी मोबाइल को कम कर दिया हूँ। गुड। जब तक काम है तभी तक, उसके बाद नहीं। क्योंकि बच्चों की आँख की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो इसके कारण। तो बिहार सरकार की तरफ से जब आप वापस आए तो बिहार सरकार की तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिला? एनसीईआरटी विभाग की तरफ से ऐसे तो ये कार्यक्रम फिक्स था मैम कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश मुझे बिहार दिवस के अवसर पर ये फिक्स था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी पीएम सर की तरफ से मुझे यह तोहफा मिला था, ये बहुत बड़ी सौगात। उन्होंने मुझे गिफ्ट खुद दिया था, अभी भी वो सामान हमारे घर में रखा हुआ है। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया था? एक स्टूडेंट को जिस तरीके का उन्होंने 2 स्वेटर, वो तो ऐसे भी उन्होंने मुझे अब पर्सनली दिया था। 2 स्वेटर उन्होंने पर्सनली मुझे दिया था, और एक बैग था। अच्छा। वो उस बैग में जितने भी लंच बॉक्स ये सब चीजें थी, और सर्टिफिकेट था, एक फोटो फ्रेम उन्होंने मुझे दिया अपने साथ, उन्होंने जो फोटो खिंचवाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं। तो और जैसे आपके स्कूल में भी आपको सम्मानित किया गया हो कि आप अपने स्कूल को, आपने गया को तो गौरवान्वित किया, अपने स्कूल को भी गौरवान्वित किया, तो स्कूल की तरफ से आपको क्या ये हुआ? विद्यालय में मैं जब वहाँ से वापस लौटा मैम, तो उस समय विद्यालय में, क्योंकि सरकारी विद्यालय है, उस समय थोड़ा मैट्रिक और इंटर का भी एग्जाम था, तो वो चीज समय पर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हुआ मेरे लिए हुआ। और विद्यालय की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी मैम, क्योंकि एक छोटा सा शहर से निकल करके विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ के लोगों को एक संदेश दिया कि एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला भी उस स्थान पर जा सकता है। कहते जहाँ चाह है वहाँ राह है।
तो जैसे तो फिर फाइनली जैसे घर वालों ने कैसे सेलिब्रेट किया इस चीज़ को? मैम जब 10 तारीख को ये रिलीज हुआ, ऐसे तो सभी को तो पता ही था जब मैं वहाँ पर आया, लेकिन वहाँ पर आने के बाद मेरी मम्मी सबसे ज्यादा और मेरे दादाजी, मतलब सब ये दोस्त सबसे ज्यादा खुश थे। हाँ। जी। पापा तो बहुत कम समय दे पाते हैं हमारे घर पर, क्योंकि पापा बहुत थोड़ा बिजी रहते हैं, उनको भी वो खुद समय थोड़ा कम दे पाते हैं। लेकिन मम्मी और दादाजी तो थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान देते हैं, दादी माँ भी ध्यान देती है बहुत, मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी मेरे लिए बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। हाँ। तो तुमने जो आपने जो अचीव किया वो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। तो वैसे तो मैंने गेस कर लिया है कि आपका शायद क्या फ्यूचर गोल है या फ्यूचर एम क्या है, लेकिन फिर भी आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका फ्यूचर एम क्या है, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैम आने वाला भविष्य मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो क्या किसी और ने भी नहीं देखा है, लेकिन सभी लोग अपने अपने भविष्य के अनुसार रूपरेखा तैयार करते हैं। मैंने भी रूपरेखा तैयार की। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है मैम, अगर मैं मानता हूँ वो तो भविष्य आगे जाएगा, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है मैम कि मैं अपने जीवन में उन सभी लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ मैम जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा। जिनका इस दुनिया में कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं। बहुत बड़ी सोच है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोच है मैम कि अगर मेरे वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आता है, मेरे सहयोग करने से किसी का अगर भविष्य सुधरता है, तो मैं उसके चेहरे का मुस्कान क्यों ना बनूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आगे जहाँ तक गोल की बात रही मैम, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी, क्योंकि छात्रों की समस्याएं, क्योंकि अगर आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बहुत ही धूमिल हो चुका है। आज लोग सत्ता पाने के लिए ललायित रहते हैं। राजनीति का अर्थ होता है मैम नीति के आधार पर देश का शासन चलाना। आज की राजनीति हो चुकी है राज करने के लिए नीति को अपनाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक के सुधारने, मेरे सुधारने से तो ये चीज सुधरेगा नहीं। अगर मैं उस चीज के लिए अगर आवाज उठाता हूँ, मेरी बूंद बूंद से ही समुद्र होता है ना, अगर एक अकेला ही उस चीज के लिए अगर सुधार में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन सफलता और आने वाला कल हम युवाओं का है मैम, देश की बागडोर हम लोगों को संभालनी। तो प्रयास तो निरंतर, हर कोई अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो जरूर अच्छा होगा। तो इसी में है कि जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, मतलब उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो मैम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ मैं पहुंच सका हूँ, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। मेरा उन लोगों से कहना है कि जीवन में मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज होती है। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है मैम कि जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मेहनत, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं मिल पाती। There's no shortcut to fame, मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है मैम, मेहनत के साथ साथ हमारे अंदर जो जुनून होनी चाहिए किसी भी चीज को। हमारे अंदर किसी चीज को, अगर मेरा मन है मैम कि हम इस क्षेत्र में हमको जाना है, तो आपके अंदर जो गुण है, जो जज्बा है, उस हौसले को बाहर जब तक आप नहीं निकाल पाइएगा, उसके पीछे आप लोग दौड़िएगा नहीं, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विराज हमारे शो में आने के लिए। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी जो इच्छा है वो आपकी पूर्ण हो, ठीक है ना, और ऐसे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहे और हमारे गया और बिहार का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ सके हमारे नए एपिसोड के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।